पिछले एपिसोड में आपने देखा ग्रैंड मास्टर बाय जू किंग के पहले सच्चे मास्टर की वायलेट लैंड्स में हत्या कर दी गई थी। मास्टर सेवंथ जो बैटलफील्ड पर फंसा था ने कैप्टन को यह संदेश भेजा था। मिशन 7 ब्लड आइस छोड़कर वायलेट लैंड्स जाने का था। जू किंग अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर सदमे में था, लेकिन उसने जाने का फैसला कर लिया था। हत्यारा एक ग्रूग्लूम था, फॉरबिडन सी की एक दुर्लभ प्रजाति जिसे वो प्रजाति जो मर नहीं सकती कहा जाता था। अब आगे दोपहर का समय था और ये एक उज्जवल दिन था, लेकिन जहां तक जू किंग का सवाल था वहां कुछ भी उज्जवल नहीं था। हार्बर 176 की सारी हलचल फीकी पड़ गई। जू किंग केवल सन्नाटा सुन सकता था। अवास्तविकता की अनुभूति और भी मजबूत हो गई जब तक वो सोचने लगा कि क्या ये सब किसी तरह का मजाक था। उसने लोगों को दूर चलते देखा, पक्षियों को हवा में उड़ते देखा, लहरों को जहाजों से टकराते देखा, लेकिन ये सब असंबद्ध लग रहा था। ऐसा था जैसे दो दुनियाएं थीं। एक में बाकी सब कुछ मौजूद था, दूसरे में केवल वो था। ये बहुत अचानक था। जब इस तरह की खबर आती थी अधिकांश लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते थे। अधिकांश लोग प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होते थे। जू किंग और भी पीछे हट गया जब तक वो धर्मास्किफ की रेलिंग तक नहीं पहुंच गया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। हवा ने उसके बालों को उड़ा दिया, लेकिन ये उसके सीने में भारीपन को दूर नहीं कर सकती थी। वो चिल्लाना चाहता था, चीखना चाहता था, गर्जना चाहता था। जू किंग उस प्रकार का व्यक्ति था जो दूसरों द्वारा दिखाई गई दयालुता की गहराई से परवाह करता था। क्या हम सच में फिर मिलेंगे? उसने स्कैवेंजर बेस कैंप में जीवन के बारे में सोचा और लाइफ स्पैन फ्लावर के बारे में। उसने उस तंबू के बारे में सोचा, ग्रैंड मास्टर बाय के उसे गहराई से देखने के बारे में। उसने यादृच्छिक औषधीय पौधों के साथ आने के बारे में सोचा और दोषी महसूस करते हुए छिपकर बातें सुनने के बारे में। और अंत में उसने कारवां को जाते देखने के बारे में सोचा और ग्रैंड मास्टर बाय को गाड़ी पर बैठे उसके बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कान थी जैसे उसने जू किंग की तरफ सिर हिलाया। अब वो सब हमेशा के लिए चला गया था। सार्जेंट थंडर जू किंग को परिवार जैसा लगता था। ग्रैंड मास्टर बाय ने उसे अपार दयालुता दिखाई थी। जब भगवान की आंखें खुली थीं, जिससे खून की बारिश हुई, जिसने जू किंग की दुनिया को नरक में बदल दिया था, वे दो बूढ़े व्यक्ति ही थे जो उसे वापस जीवितों की दुनिया में लाए थे। लेकिन अब स्वर्ग और पृथ्वी फिर से निर्दयी लग रहे थे। अराजक दुनिया क्रूरता से भरी हुई थी। इस दुनिया में जीवन का अधिक मूल्य नहीं था। 7 ब्लड आइज में शामिल होने के बाद उसने बहुत कुछ देखा था। उनमें से कोई भी स्कैवेंजर बेस कैंप के निरंतर दुख जैसा नहीं था। चीजें बदल गई थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाहरी दुनिया की वास्तविकता बदल गई थी। लोग भूखे रहते थे और भूख से मर जाते थे। लोग बेरहमी से एक दूसरे का वध करते थे। उस टूटे हुए भगवान के चेहरे की दुनिया में ऐसी चीजें हर समय होती थीं। जू किंग के दिल में किलिंग इंटेंट जल रही थी, एक तेज ब्लेड की तरह जो उससे बाहर निकलना चाहती थी और स्वर्ग और पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। वो कांप रहा था। हालांकि एक बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद वो एक गहरी सांस लेने में कामयाब रहा और कैप्टन की तरफ देखा जो बहुत चिंतित लग रहा था। जब जू किंग बोला उसकी आवाज कर्कश और बहुत धीमी थी। मैं ठीक हूँ। लाल जेड स्लिप को फिर से ऊपर उठाते हुए उसने खुद को शांत दिखने के लिए मजबूर किया, जैसे उसने संदेश के बाकी हिस्से की जांच की। मास्टर सेवंथ के संपर्कों का एक विशाल नेटवर्क था और इस तरह जेड स्लिप ने केवल ये नहीं बताया कि ग्रैंड मास्टर बाय की हत्या कर दी गई थी। इसमें सुराग भी थे जो पहले से ही वायलेट लैंड्स में जांच द्वारा खोदे गए थे। मृत्यु का कारण अज्ञात था। हालांकि जेड स्लिप ने यह समझाया कि ग्रैंड मास्टर बाय के मरने के बाद उसके शरीर या उसके निवास से कुछ भी नहीं लिया गया था, एक चीज को छोड़कर। ये एक गोली सूत्र का दूसरा भाग था जिसे सुप्रीम यिन चोजन असिमुलेशन पिल कहा जाता था। ये एक ऐसी वस्तु थी जो कई साल पहले एक विश बॉक्स में मिली थी। ये एक अलग युग से आई थी और जानवरों की खाल पर लिखी गई थी। जहां तक गोली के विवरण की बात थी, ये पूरी तरह से निर्दयी और पूरी तरह से दुष्ट था। चोजन कल्टिवेटर्स सुप्रीम यिन चोजन असिमुलेशन पिल्स के लिए प्राथमिक घटक थे। एक गोली सामग्री का एक पैकेट बनाने में 3 चोजन लगते थे और उन पिल्स में से एक बनाने में 6 पैकेट लगते थे। जो कोई भी उस गोली का सेवन करता था वो एक हेवन डिफाइंग परिवर्तन से गुजरता था और एक चोजन कल्टिवेटर में बदल जाता था। सूत्र के दूसरे भाग का सामना करने पर ग्रैंड मास्टर बाय ने फैसला किया था कि ये अस्तित्व में रहने के लिए बहुत दुष्ट था और वो इसे नष्ट करना चाहता था। हालांकि उसका एक हिस्सा ये भी महसूस करता था कि इसमें महत्वपूर्ण औषधि सिद्धांत हो सकते थे, इसलिए उसने इसे छुपा दिया और इसे गुप्त रखा।
मास्टरमाइंड की अभी तक पहचान नहीं हुई थी, इसलिए मास्टर सेवेंथ के पास उस संबंध में अधिक जानकारी नहीं थी। हालांकि वायलेट लैंड्स में उसके इन्फॉर्मेंट्स के नेटवर्क ने कुछ सुराग खोदे थे। हत्यारा मानव नहीं था, वे फोरबिडन सी से ग्रूस की एक बहुत दुर्लभ प्रजाति से थे जिसे ग्रूग्लूम्स कहा जाता था। वे वो प्रजाति जो मर नहीं सकती के रूप में जाने जाते थे, हालांकि ये नाम थोड़ा अतिशयोक्ति था। ऐसे ग्रूस की एक विशेष क्षमता थी जिससे दूसरों के लिए उन्हें पकड़ना या मारना बहुत मुश्किल हो जाता था। विशेष रूप से वे किसी अन्य जीवित प्राणी को लक्षित कर सकते थे और मरने पर उस प्राणी के अंदर पुनर्जीवित हो जाते थे। हर बार जब वे इस तरह से वापस जीवित होते थे तो वे पहले से कमजोर हो जाते थे और फिर से मजबूत होने के लिए समय चाहिए होता था। ये तथ्य कि हत्यारा एक ग्रूग्लूम था ने वायलेट लैंड्स के लिए चीजें मुश्किल बना दी। इसके अलावा चीजें आमतौर पर वहां जटिल थीं। वहां विभिन्न कुल थे जो हमेशा सर्वोच्चता के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ग्रैंडमास्टर बाय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसने बहुत से लोगों की मदद की थी। हालांकि वो एक कल्टिवेटर नहीं था, वो एक नश्वर मानव था और पहले से ही मौत के करीब पहुंच चुका एक बूढ़ा आदमी था। वायलेट लैंड्स के लोगों के लिए, विशेष रूप से रॉयल्स के लिए, एक नश्वर व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, वे अभी भी निम्न वर्ग के थे। उपयोग किए जाने वाले उपकरण। इसलिए हालांकि वायलेट लैंड्स में बहुत से लोग ग्रैंडमास्टर बाय की मौत पर नाराज थे और हालांकि उन्होंने इस मामले की जांच की, उन्होंने ज्यादा प्रयास नहीं किया। असल में यहां तक कि ग्रैंडमास्टर बाय की मदद करने वाले बहुत से लोगों ने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। जैसी कि कहावत है, लोगों के जाने पर चाय ठंडी हो जाती है। अब जब ग्रैंडमास्टर बाय चला गया था, कुछ लोग उसकी परवाह करते थे। इस क्रूर दुनिया में चीजें इसी तरह काम करती थीं। हालांकि वायलेट लैंड्स में टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और चर्च ऑफ डिपार्चर, वर्ड्स ऑफ ट्रूथ और 7 ब्लड आइज को सूचनाएं भेजी गई थी, जिन्होंने सभी ने ऐसा ही किया। जो वायलेट लैंड्स को सबसे महत्वपूर्ण लग रहा था वो था वो गोली सूत्र जो ग्रैंडमास्टर बाय से लिया गया था। यहां तक कि बाय क्लैन भी इस मामले पर विभाजित था। कबीले में कुछ गुट बदला चाहते थे, दूसरे गोली सूत्र में रुचि रखते थे। वायलेट लैंड्स इसी तरह काम करता था। इसका कारण ये था कि वायलेट लैंड्स साउथ फीनिक्स महाद्वीप के सच्चे मूल निवासियों के अवशेष थे, लेकिन उनकी गहरी जड़ वाली हठधर्मिता और अलगाववाद के कारण वे केवल एक मुट्ठी भर शक्तिशाली संगठनों में से एक थे। मास्टर सेवेंथ खुद इस मामले की जांच नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कैप्टन को अधिकार सौंप दिया था। आखिर पूरे साउथ फीनिक्स में सेवेंथ पीक से बेहतर कोई भी फोरबिडन सी को नहीं जानता था। समुद्र से एक नॉन ह्यूमन का पता लगाने के मामले में इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। आमतौर पर कैप्टन ने धीरे से कहा, इस तरह की हत्याएं बड़े समूहों द्वारा नहीं की जाती हैं। ये देखते हुए कि ग्रूग्लूम्स आमतौर पर कैसे काम करते हैं, शायद केवल एक हत्यारा है। मुझे संदेह है कि उनके पास गोल्ड को कल्टिवेशन बेस है। वायलेट लैंड्स का ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन बाहरी गोल्ड को कल्टिवेटर्स को प्रतिबंधित और दबाता है, और उन्होंने गोल्ड को कल्टिवेटर्स को इस मामले की जांच करने के लिए जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि फॉर्मेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगर मैं जाता तो मैं फोरबिडन सी की ऑरा के साथ मुटेजन की खोज करके शुरू करूंगा। उसे विशेष मैजिकल डिवाइसेस के उपयोग के साथ मिलाएं। हत्यारे को खोजने में केवल थोड़ा समय लगना चाहिए। हालांकि ये बताना मुश्किल है कि वायलेट लैंड्स कब तक लॉकडाउन में रहेगा। आखिर वहां बहुत सारे कुल हैं और बाय क्लैन उनमें से केवल एक है। मैं जाऊंगा, जू किंग ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में भावना का जरा सा भी संकेत नहीं था। हालांकि कैप्टन उसमें उबल रही विस्फोटक चीज को महसूस कर सकता था। जू किंग, मेरे पास वहां एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल स्थापित है जिसका उपयोग तुम आसानी से वापस आने के लिए कर सकते हो। हत्यारे को खोजो और उसे वापस लाओ। याद रखना, लोग हत्यारों को काम पर रखते हैं क्योंकि वो रुक गया। मुद्दा यह है, हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि असली अपराधी कौन है। जू किंग हवा में उठा, अपना धर्मास्किफ इकट्ठा किया, फिर सेक्ट के टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स की तरफ उड़ गया। टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स लॉक होने वाले थे, लेकिन मास्टर सेवेंथ की जेड स्लिप के साथ वो सेक्ट छोड़ने में सक्षम होगा। उसका दिल चिंता और किलिंग इंटेंट दोनों से भरा हुआ था और वे एक साथ मिलकर कुछ बहुत भारी बन गए थे। बदले में इसने उसे पूरी तीव्रता से आगे बढ़ने का कारण बना दिया। 7 ब्लड आइज की राजधानी शहर में जिस किसी ने भी उससे तेजी से आगे बढ़ते देखा, उसके दिल में खतरा महसूस हुआ। वो जल्द ही पहुंच गया और बिना किसी हिचकिचाहट के टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स में से एक पर कदम रखा। वायलेट लैंड्स की राजधानी शहर, उसने कहा। उसका चेहरा पूरी तरह से भावशून्य था।
जब पोर्टल के प्रभारी डिसाइपल्स को पता चला कि वो कौन था, उन्होंने फॉर्मेशन में समायोजन किया। फिर केवल 3 सांसों का समय बीतने के बाद ज़ू किंग चमकदार रोशनी से घिर गया और फिर दृश्य से फीका पड़ गया। जैसे टेलीपोर्टेशन के उतार चढ़ाव फैल रहे थे, कैप्टन आ गया। वहां खड़ा होकर रोशनी को फीकी पड़ते देख रहा था। उसने सांस ली। इंटेलिजेंस डिवीजन का डायरेक्टर बनने के बाद उसने ज़ू किंग की फाइल पढ़ी थी और ग्रैंडमास्टर बाई के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानता था। और यह भी स्पष्ट था कि बूढ़े ने ठीक उसी कारण से ज़ू किंग को मिशन देने का सुझाव दिया था। आखिर ग्रैंडमास्टर बाई ने अभिलक्षणिक रूप से ज़ू किंग को मंजूरी दे दी थी। उसी की वजह से कैप्टन जानता था कि उसे एक तरफ हटना होगा और ज़ू किंग को मामले को संभालने देना होगा। ज़ू किंग नहीं चाहेगा कि दूसरे इसमें शामिल हों। मेरे 7 सालों पहले ऐसा कुछ हुआ था और जब हुआ, मैं भी इसे अकेले संभालना चाहता था। उस घटना के बारे में सोचते हुए कैप्टन को अचानक अपने दिल में दुख महसूस हुआ। एक पल बाद उसने ऐसी भावनाओं को दूर धकेल दिया। चारों ओर देखते हुए वो मुस्कुराया और बोला, देवियों और सज्जनों, इंटेलिजेंस डिवीजन इस पोर्टल को जब्त कर रहा है। गतिविधि की एक गूंज हुई जैसे इंटेलिजेंस डिवीजन के एजेंट पोर्टल को संभालने के लिए आ गए। इस बीच कैप्टन ने आकाश की तरफ देखा। 7 ब्लड आइज में तीसरे स्थान के एशेलॉन कल्टिवेटर के रूप में, 7th पीक के सबसे उच्च स्थानीय अप्रेंटिस के रूप में और 7 ब्लड आइज के इंटेलिजेंस डिवीजन के डायरेक्टर के रूप में मैं यहां अनुरोध करता हूं कि ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन 7 ब्लड आइज में सभी टेलीपोर्टेशंस को बंद कर दे। मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि बंदरगाह को बंद कर दिया जाए। किसी भी नॉन ह्यूमन जलयान को बंदरगाह में प्रवेश या निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके शब्दों के जवाब में 7 ब्लड आइज फॉर्मेशन गड़गड़ाने लगा। एक पल बाद 6th पीक से डिवाइन विल की एक धारा कैप्टन तक पहुंची। 6th पीक की तरफ मुड़ते हुए कैप्टन ने हाथ जोड़े और झुका। सेक्ट अंकल 6th, मेरे पास कुछ सबूत और अटकलें हैं जो एल्डर ब्रदर चैन की हत्या को सुलझा सकती हैं। मैं यहां अनुरोध करता हूं कि तुम मुझे सेक्ट को बंद करने की अनुमति दो। 6th पीक अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाजों के साथ फट पड़ा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में तीव्र रंग चमकने लगे। फिर एक पल बाद पीक से एक गहरी आवाज गूंजी, अनुरोध स्वीकार किया गया। कैप्टन ने हाथ जोड़े और गहराई से झुका। मैं वह सब कर दिया जो मैं कर सकता था, छोटे किंग। मुझे उम्मीद है तुम जल्दी से चीजों की तह तक पहुंच सकते हो। मुझे लग रहा है ये कोई साधारण मामला नहीं है। सुप्रीम यिन चोजन असिमुलेशन पिल। समुद्र में कई चोजन गायब हो गए हैं, बहुत सारे। कैप्टन ने विचारशीलता से अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब आगे 7 ब्लड आइज में ये अभी भी शरद ऋतु की गहराई मानी जाती थी, लेकिन सर्दी की ठंड पहले ही वायलेट लैंड्स तक पहुंच चुकी थी। हवा बर्फ को प्राचीन राजधानी शहर में दूर दूर तक ले जा रही थी। लाल महल और हॉल ऊपर उठ रहे थे, शुद्ध सफेदी से घिरे रत्नों के समुद्र की तरह। बर्फ बौछारों में गिर रही थी। ज्यादा पैदल यात्री नहीं थे और जो सड़कों पर थे उन्होंने भारी जर्कन्स पहन रखे थे। उन्होंने बर्फ को हटाने की जहमत नहीं उठाई और इस तरह ये उनके सिर और कंधों पर जमा हो गई। गिरती बर्फ और पैदल यात्रियों के चेहरों पर सुन्न भाव ने शहर को सुस्ती और अवसाद की एक व्यापक भावना से भर दिया। ये जगह वायलेट लैंड्स की भावना का प्रतीक थी। ये कभी पूरे साउथ फीनिक्स महाद्वीप की शाही राजधानी हुआ करती थी। कई सहस्राब्दियों पहले साउथ फीनिक्स में केवल एक शाही राजवंश हुआ करता था और इसे सॉवरन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सायन कहा जाता था। इसने साउथ फीनिक्स को एकीकृत किया था और फ्लेम फीनिक्स को अपने प्रतीक के रूप में लिया था। दुर्भाग्य से ये दुनिया के अराजकता और क्रूरता में उतरने से बचने में सक्षम नहीं थी। जब नागरिक अशांति हुई, सॉवरन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सायन अतीत की बात बन गया। शाही कुल और उसका धन विद्रोही गुटों के बीच विभाजित हो गया और इसका खून बिखर गया और गिरावट आए। शाही कुल के विभाजन के परिणामस्वरूप 8 नए शक्तिशाली कुल बने, जिन्होंने अब उस पर कब्जा कर लिया जिसे वायलेट लैंड्स कहा जाता था। अब भी वे अभी भी फ्लेम फीनिक्स को अपने प्रतीक के रूप में उपयोग करते थे, जिसे वे एक भगवान के रूप में पूजते थे। वायलेट लैंड्स की शाही राजधानी 7 ब्लड आइज की राजधानी शहर से 3 गुना बड़ी थी और ये 8 जिलों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक पर 8 महान कुलों में से एक का नियंत्रण था। प्रत्येक जिले का अपना शाही महल था, जिसे अपने संबंधित कुल का पैतृक घर माना जाता था। उन शाही महलों में से कुछ हरे डिक्वीड से ढकी झीलों के बीच में खड़े थे। इमारतों में ओवरहैंगिंग ईव्स थे, जिन पर जीवंत ड्रैगन और फीनिक्स उकेरे गए थे, जिनके तराजू और पंख सोने के थे। दूसरे शाही महलों में सुनहरी छत की टाइलें थीं, जो सर्दियों की धूप में चकाचौंध कर देने वाली चमक रही थीं। दूर से उनकी नाटकीय वास्तुकला शाही वैभव की याद दिलाती थी।
इस जगह की शैली सेवन ब्लड आइज से बहुत अलग थी। वायलेट लैंड्स एक जिद्दी बूढ़े आदमी की तरह था, शानदार कपड़ों में। सब कुछ परंपराओं और खून के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमता था। अराजक दुनिया में जीवित रहने का यही उनका तरीका था। ये सेवन ब्लड आइज से अलग था और ये कहना असंभव था कि एक तरीका दूसरे से बेहतर था या नहीं। हालांकि सेवन ब्लड आइज सेवन सेक्ट कोलिशन की एक सहायक कंपनी थी और उसी की वजह से अपनी स्थापना के समय ये वायलेट लैंड्स के बराबर नहीं हो सकता था। लेकिन वर्षों से दोनों बराबरी के स्तर पर आ गए थे। असल में अब जब सेक्ट के पेट्रियार्क सर ब्लिट्जमेल्टर ने सफलता प्राप्त कर ली थी, सेवन ब्लड आइज ने एक नॉन ह्यूमन प्रजाति पर पूर्ण पैमाने पर युद्ध छेड़ने की हिम्मत भी कर ली थी। वायलेट लैंड्स ऐसे नहीं थे। वे खुद को अलग थलग करना पसंद करते थे और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते थे। जिस टूटे हुए चेहरे की तरह जिसे वे नीचे से ऊपर देखते थे, वे दुनिया में बाकी सभी को तुच्छ समझते थे। वे रिवियर एंशिएंट मेनलैंड का भी सम्मान नहीं करते थे। उनका मानना था कि उनका खून सबसे सम्मानजनक है और वे अपने राष्ट्र को कुएं में मेढक नहीं मानते थे। इस जगह में जिन लोगों के पास सही खून का रिश्ता नहीं था, उनका कोई भविष्य नहीं था। ऐसे लोगों में जोश की कमी थी और सेवक होने की मानसिकता उनकी आत्माओं में इतनी गहराई से बैठी हुई थी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। वायलेट लैंड्स के सहस्राब्दियों लंबे इतिहास में ग्रैंडमास्टर बाय जैसे कुछ ही लोग थे। वो पहले व्यक्ति थे जो अपने लोगों की प्राचीन परंपराओं को तोड़ना चाहते थे और विदेशी मनुष्यों के बीच दोस्त और सहयोगी खोजना चाहते थे। उसने वायलेट लैंड्स के तरीकों के विपरीत विचार रखने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। वो एक नश्वर बन गया था, लेकिन इसने उसे हतोत्साहित नहीं किया। अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और पौधों और वनस्पति के बारे में अपनी समझ पर निर्भर रहते हुए उसने अपनी सीमित आयु के बावजूद अपने लिए एक नया दांव बना लिया था। अकेले गोली सूत्रों पर निर्भर रहते हुए वो एकमात्र नश्वर पौधों और वनस्पति के दांव के मामले में किसी भी कल्टीवेटर से आगे निकल गया था। कुछ मामलों में वो पूरे साउथ फीनिक्स में एल्केमी के दांव में शीर्ष व्यक्ति था। यहाँ तक कि सेवन ब्लड आइज में सेकंड पीक के पीक लॉर्ड, जो एक नैसेंट सोल कल्टीवेटर था, भी ग्रैंडमास्टर बाय का सम्मान और प्रशंसा करता था। और मास्टर सेवंथ जैसा व्यक्ति भी उसे ग्रैंडमास्टर कहने में संकोच नहीं करता था। इस सब से ये स्पष्ट था कि ग्रैंडमास्टर बाय की एल्केमी के दांव में उपलब्धियां उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थीं। इसके बावजूद जब वो वायलेट लैंड्स में था, वो अभी भी अनगिनत नियमों और परंपराओं से बंधा हुआ था। ऐसी बहुत सी चीजें थीं जो वो बस नहीं कर सकता था, और ये उसके खून के रिश्ते के कारण था। ग्रैंडमास्टर बाय क्लैन के सीधे खून के रिश्ते में नहीं था, बल्कि एक सहायक खून के रिश्ते से आया था। बर्फ पहले से भी अधिक तेजी से गिर रही थी। बाय क्लैन के एक सार्वजनिक कब्रिस्तान में कुछ दर्जन लोगों का एक समूह एक क्रिस्टल ताबूत के सामने इकट्ठा हो गया था, जिसके अंदर ग्रैंडमास्टर बाय पड़ा था। उसके माथे पर एक घाव था, लेकिन इसे ड्रेस किया गया था और ढक दिया गया था। उसके शरीर को थर्माफोर्स के साथ संवर्धित किया गया था और फिर क्रिस्टल ताबूत में सील कर दिया गया था। इसके बावजूद उसका शव पहले से ही सड़ने लगा था। उसकी त्वचा पर काले निशान एक शक्तिशाली जहर के सबूत थे जो सड़ने की प्रक्रिया को तेज कर रहा था। शव ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। आज शाम तक ताबूत को जमीन के नीचे डालने की जरूरत होगी। उसके घटिया खून के रिश्ते के कारण ग्रैंडमास्टर बाय कुल के शाही मकबरे में अंतःस्थापित होने के योग्य नहीं था। हालांकि ग्रैंडमास्टर बाय ने हमेशा ऐसे मामलों का तिरस्कार किया था और सालों पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफन होना चाहता था। ताबूत के पास चुपचाप खड़े समूह में बाय युनडोंग भी था। इकट्ठा हुए लोग ग्रैंडमास्टर बाय के छोटे रिश्तेदार थे, साथ ही वे लोग जिनके उसके साथ अच्छे संबंध थे। ज्यादा नहीं थे। हालांकि इस दुनिया में अधिकांश लोगों को बहुत सारे दोस्तों की जरूरत नहीं होती थी। 4 या 5 आमतौर पर पर्याप्त होते थे। जैसे ही ताबूत को जमीन में उतारा गया, वातावरण और भारी हो गया। एक युवा महिला अंततः अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और रोने लगी। वो और कोई नहीं, टिंग्यू थी। 2 साल बीत चुके थे और उस समय में वो बड़ी हो गई थी। वो पतली और सुंदर थी और आमतौर पर उतनी ही बेफिक्र और हल्के फुल्के दिल की थी जितनी वो अतीत में थी। लेकिन जब ग्रैंडमास्टर बाय मर गया, उसकी दुनिया बिखर गई। जैसे वो कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी, दुख के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसके बगल में लगभग 17 या 18 साल का एक युवक था। वो लंबा खड़ा था, जिससे वो गरिमापूर्ण और प्रभावशाली लग रहा था। उसका गाउन असाधारण था और उसकी कमर पर एक जेड पेंडेंट था जो एक मैजिकल डिवाइस की रोशनी से चमक रहा था। वो और कोई नहीं, चैन फेयून था। वो चैन क्लैन की सबसे छोटी पीढ़ी का सबसे उच्च स्थानीय पुत्र था।
ग्रैंड मास्टर बाई के मारे जाने के बाद वही था जिसने टेलीपोर्टेशंस पर लॉकडाउन बुलाने के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया था। अभी वो वहां अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किए खड़ा था, उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट जल रही थी। अपने दुख और गुस्से के कारण उसने ध्यान नहीं दिया कि पास की एक गली में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, कब्रिस्तान की ओर देख रहा था। उस आदमी ने एक मोटा हेम्प रोब पहना था और उसकी चेहरे की विशेषताएं भुलक्कड़ थी और त्वचा पीली थी। उसकी आंखें हालांकि असीम दुख रखती थी और वो वहां खड़ा कांप रहा था। उसका हाथ उसके बगल की दीवार के खिलाफ इतनी कसकर बंद था कि उसने पहले ही ईंटों का एक टुकड़ा खोद लिया था। शाम हुई और जैसे अंधेरा फैल गया, ग्रैंड मास्टर बाई की कब्र के पास इकट्ठा हुआ समूह चुपचाप बिखर गया। सबसे अंत में जाने वाले टिंगयू और चेन फयूंग थे, साथ ही चेन फयूंग के कुछ अटेंडेंट्स। तभी वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंततः पास आया, बिखरती भीड़ के माध्यम से चलते हुए चेन फयूंग और टिंगयू के पास से गुजरा। जैसे चेन फयूंग अपने अग्रभाग के साथ रोती हुई टिंगयू का समर्थन करने में मदद कर रहा था, उसने उस आदमी पर ध्यान दिया, लेकिन अपने दुख में उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर दुखी व्यक्ति हर समय कब्रिस्तान में जाते थे। उस विचार ने चेन फयूंग को और भी गुस्सा दिलाया। कैसे हो सकता था कि उसका अपना मास्टर इस तरह की जगह दफन हो गया? दुख की बात है, चेन फयूंग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। क्या तुम्हें लगता है वो आएगा? टिंगयू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए धीरे से पूछा। चेन फयूंग को ये सोचने की जरूरत नहीं थी टिंगयू किसके बारे में बात कर रही थी। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, वो अगर वो आने वाला होता तो अब तक आ चुका होता। ये देखते हुए कि वो नहीं आया, मैं कहूंगा वो बिल्कुल बाकी सब की तरह है, एक कृतघ्न दुष्ट। टिंगयू ने कोई जवाब नहीं दिया। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पहले ही उनके पास से गुजर चुका था और अब कब्र के सामने खड़ा था। उसकी आंखें खून से लाल थीं। गुरु, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज कर्कश थी जैसे वो अपने घुटनों पर गिर गया। ये मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बेशक ज़ू किंग था। वायलेट लैंड्स में आने के बाद उसने सबसे पहले जो किया वो ये पता लगाना था कि ग्रैंड मास्टर बाय कहाँ दफनाया जा रहा था। बेशक वो जानता था कि उसका 7 ब्लड आइज डाउस्ट रोब ध्यान आकर्षित करेगा और बदले में हत्यारे को खोजना मुश्किल बना देगा। इस प्रकार उसने इस तरह से खुद को छुपाया था। जैसे उसने कब्र की तरफ देखा, दर्द ने उसके दिल को भर दिया और उसके शरीर के बाकी हिस्सों में फैल गया। ये दूसरी बार था जब वो एक कब्र के सामने घुटनों के बल बैठा था। पहली बार सार्जेंट थंडर की कब्र थी और अब वो ग्रैंड मास्टर बाई की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठा था। गुरु, उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हारे हत्यारे को पकड़ने जा रहा हूं और इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड को भी। साष्टांग प्रणाम करने के बाद उसने शराब का एक गुड़ निकाला। सार्जेंट थंडर ने मुझे बताया तुम्हें शराब पीना पसंद है गुरु, तो चलो साथ पीते हैं। उसने गुड़ से एक घूंट पिया, फिर बाकी शराब को कब्र पर बिखेर दिया। उसने गुड़ नीचे रख दिया। गुरु, तुम्हारे जाने से पहले तुमने मुझे क्लासिक ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन दिया था। मैंने पूरी किताब याद कर ली है। गुरु, मुझे इसे तुम्हें सुनाने की अनुमति दो। पौधों और वनस्पति के डाव में असंख्य घटनाएं एक में मिल जाती हैं और इसे एक महान डाव माना जा सकता है। पौधों को समझो, स्वर्ग के कानून को समझो। पहला पौधा गोल्डन ट्विस्ट ग्रास, जिसे 3 लीफ पर्ल्स या कोल्ड डिस्पेलिंग ग्रास भी कहा जाता है, एक सेज पौधा है जिसे शॉर्ट लीव किलिंगर के सामान्य नाम से जाना जाता है और यह जड़ से सिरे तक उपयोगी है। यह एक बारहमासी जड़ी बूटी है जो जंगली पहाड़ों और नम जंगली क्षेत्रों में उगती है। साउथ फीनिक्स में ये राइजिंग नेदर और वाइड स्पिरिट के दक्षिणी प्रांतों में पाया जा सकता है। दूसरा पौधा राइनो फायर ब्लोसम, जिसे क्लाउडाई ड्रीम सिल्क भी कहा जाता है, यह एक सोलफ्लेम पौधा है जिसमें एक बारहमासी आत्मा रूप है। ये फेफड़ों को फैलाने और खांसी से राहत देने में उपयोगी है, गर्मी को साफ कर सकता है और विषाक्त पदार्थों को हल कर सकता है, खून के थक्कों को दूर कर सकता है और सूजन को कम कर सकता है, और इसका उपयोग जहरीले सांप के काटने के साथ साथ गिरने, फ्रैक्चर, चोट और मोच से चोटों के इलाज के लिए किया जा सकता है। 137वां पौधा मेल्ट सोल मिस्ट, जिसे हेवन क्लोजर्स इट्स आइज भी कहा जाता है, यह एक उत्परिवर्तित आत्मा पौधा है जो धुंधली स्थितियों में मौजूद है। इसका उपयोग आत्मा पर छोड़े गए निशानों को पिघलाने के लिए किया जा सकता है और इसका पता लगाना या निकालना बहुत मुश्किल है। ये 24 आवर रॉड डिस्पेलिंग गोलियों में एक प्राथमिक घटक है। ज़ू किंग ग्रैंड मास्टर बाय को अपने सामने बैठे शराब पीते हुए और अनुमोदन से मुस्कुराते हुए देख सकता था। नाइटकॉप्स मॉर्निंग ग्लोरी, जिसे टॉक्सिक माउंटेन रूट मॉटल भी कहा जाता है, ये फीवरफ्यू वेन टर्टल डव क्रिसैंथेमम्स के तने और जड़ को संदर्भित करता है।
यह एक वुडी बेल प्रकार का पौधा है जो कॉप्स माउंटेन्स की खाइयों में पाया जाता है, आमतौर पर ठंडी धाराओं या जंगल की झाड़ियों में। ये कसला है लेकिन मुंह में गर्म लगता है। ये सड़न की अनुभूति भी देता है। ये ड्राफ्ट से बचाने और पसीना लाने में विशेष रूप से उपयोगी है। हालांकि ये अत्यधिक जहरीला है और औषधीय पौधों में यिन और यांग की ध्रुवता का एक विशिष्ट उदाहरण है। बर्फ हवा में बह रही थी जैसे जू किंग की आवाज ग्रैंड मास्टर बाई की कब्र पर फैल रही थी। अंततः अंधेरा छा गया और फिर उसकी छाया अचानक कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जू किंग को बता रही थी, मुझे यह मिल गया। जू किंग ने अचानक कब्र के पत्थर की तरफ देखा। 3 बार साष्टांग प्रणाम करने के बाद वो खड़ा हुआ और रात में गायब हो गया। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से जल रही थीं। उसके जाने के कुछ ही देर बाद लोगों का एक समूह आया। सबसे आगे टिंग्यू थी और उसके पीछे चेन फयूंग और उसके अटेंडेंट्स थे। तुमने भूत देखे थे टिंग्यू, चेन फयूंग ने कहा। वो अब 7 ब्लड आइज में एक बड़ा नाम है, वो कैसे गुरु को याद कर सकता है। मैंने भूत नहीं देखे थे, मैंने उसकी आंखें पहचान ली। मुझे बस घर पहुंचने तक इसका एहसास नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से वो था। अब आगे कोई रास्ता नहीं है कि वो बच्चा गुरु को याद करता हो, चेन फयूंग ने कहा। मैं यकीन करने से इनकार करता हूँ। टिंग्यू ग्रैंड मास्टर बाई की कब्र के सामने रुक गई। वहां कोई नहीं था। बताया था, चेन फयूंग ने कहा। वो यहाँ नहीं हो सकता। अपने शब्दों के बावजूद चेन फयूंग की आंखें बाएं और दाएं घूम रही थीं, जैसे वो क्षेत्र का स्कैन कर रहा था। वो यहाँ है, टिंग्यू ने कब्र के पत्थर को देखते हुए धीरे से कहा। हैरान होकर चेन फयूंग ने कब्र के पत्थर को देखा और शराब की खुशबू को नोट किया। वो अचानक विचारशील हो गया। जाहिर था कोई उनके जाने के बाद कब्र पर आया था। कुछ सोचने के बाद उसने सांस ली। हम निश्चित रूप से नहीं जानते ये वो था। ये कोई भी हो सकता था। और भले ही ये वो था, इससे क्या फर्क पड़ता है। टिंग्यू ने अपना होंठ काटा जैसे वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं ढूंढ पाए। वो अब 7 ब्लड आइज में है, चेन फयूंग ने जारी रखा, उनके एशेलोन का एक शानदार सदस्य। लेकिन अगर वो अपने मास्टर 7 के प्रति पूर्ण और परम निष्ठा नहीं दिखाता है तो वो कुछ भी नहीं होगा। गुरु की मौत के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए खुद को धोखा देने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा शायद तुम गलत थी और ये वो नहीं था। शायद वो कृतघ्न दुष्ट यहाँ बिल्कुल नहीं आया। अगर हम गुरु की मौत का बदला लेना चाहते हैं तो हमें ये खुद करना होगा। इतना कहकर चेन फयूंग ने निराश टिंग्यू को कब्रिस्तान से बाहर और उसके निवास पर वापस ले गया। उसे अंदर देखने के बाद उसका चेहरा अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया। चेन क्लैन वापस जाते समय उसके 3 अटेंडेंट्स में से एक, जो उसकी उम्र का ही लग रहा था, ने कहा, यंग मास्टर, जिस कृतघ्न दुष्ट का आपने उल्लेख किया, क्या वो वही जू किंग है जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है। अचानक चेन फयूंग अपनी जगह पर घूमा। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे उसने अपने अटेंडेंट के चेहरे पर बुरी तरह थप्पड़ मारा। अटेंडेंट एक तरफ फेंक दिया गया और जमीन पर लगा, लेकिन तुरंत घुटनों के बल बैठने के लिए संघर्ष किया। अगर मैं उसे कृतघ्न दुष्ट कहना चाहता हूं तो ये मेरा काम है, चेन फयूंग ने तीखा कहा। लेकिन वो मेरा एल्डर ब्रदर है। शायद मैं उसे पसंद नहीं करता, लेकिन गुरु ने उसे मंजूरी दी, इसलिए मैं भी उसे मंजूरी देता हूं। तुम कौन होते हो मेरे सामने उसके बारे में ऐसे बात करने वाले। कांपता हुआ अटेंडेंट अपना सिर जमीन पर पटकने लगा। ये देखते हुए कि तुमने कितने समय तक मेरी सेवा की है, मैं तुम्हें एक उचित दफन दूंगा। अटेंडेंट ने पागलों की तरह अपनी जान की भीख मांगना शुरू कर दिया, लेकिन केवल एक पल बाद अन्य 2 अटेंडेंट्स ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन तोड़ दी। सब कुछ शांत हो गया। चेन फयूंग ने उस हंगामे पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक पल के लिए भौहें चढ़ाने के बाद उसने कहा, मेरे सभी डीप कवर स्पाइस को सक्रिय करो। मैं जानना चाहता हूं सभी 8 कुलों में गोल्ड को एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, चुकाओ। तुम सभी को सक्रिय करना चाहते हो? अटेंडेंट्स में से एक ने पूछा। वे दोनों हैरान लग रहे थे। सभी को। अटेंडेंट्स ने तुरंत व्यवस्था करना शुरू कर दिया। इस बीच चेन फयूंग ने भौहें चढ़ाईं। मैं नहीं जानता वो कृतघ्न दुष्ट जू किंग अभी क्या कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो इस मामले में शामिल होने वाला है। अगर उसने अपना सिर गलत जगह डाल दिया तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। उसने सही काम किया हमसे मिलने नहीं आकर। टिंग्यू एक साधारण लड़की है जो केवल दवा के अध्ययन की परवाह करती है। वो इस तरह की साजिश के लिए नहीं बनी है। अगर वो चूक गई और लीक कर दिया कि वो यहाँ है, तो सीज़ोंबी का इनाम अकेले ही लोगों के लिए विरोध करना बहुत मुश्किल होगा।
असल में ये संभव है कि किसी ने सिर्फ जू किंग को लुभाने के लिए गुरु को मारा हो। एक पत्थर से दो शिकार, या शायद इससे भी अधिक जटिल साजिश चल रही है। मुझे बस उम्मीद है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों में जू किंग अकेला नहीं बदला था। चेन फेयूंग के घर लौटने और कुल सत्ता संघर्षों में चूसने के बाद वो नाटकीय रूप से बदल गया था। एक बात के लिए वो मानसिक रूप से बहुत अधिक केंद्रित हो गया था। उसी समय ग्रैंडमास्टर बाई के साथ बिताया गया उसका समय उसे गहराई से प्रभावित किया। उसमें वायलेट लैंड्स की राजनीति के लिए एक गहरी नफरत पैदा कर दी। उसने अपने 2 अटेंडेंट्स की तरफ देखा। क्या तुमने व्यवस्था कर दी? अटेंडेंट्स ने सिर हिलाया। फिर केवल एक पल बाद उनके चेहरे अंधेरे हो गए और उनके मुंह से खून बह निकला। वो मरकर गिर गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं तुम दोनों पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अब जब तुमने अपना काम कर दिया तो तुम्हें विदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहले वायलेट लैंड्स में चेन फेयूंग को जिन लोगों पर भरोसा था वो केवल उसके गुरु और टिंगयू थे। अपने गुरु के चले जाने के साथ अब जिस एकमात्र व्यक्ति पर वो भरोसा करता था वो टिंगयू थी। मुझे लगता है मैं उस कृतघ्न दुष्ट पर भी भरोसा कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है क्या उसने 24 आवर रॉड डिस्पेलिंग पिल के सबूत देखे। पौधों और वनस्पति में उसके कौशल को देखते हुए उसे गुरु के शरीर में जहर द्वारा छोड़े गए सुरागों को समझने में सक्षम होना चाहिए। भौहें चढ़ाते हुए चेन फेयूंग ने शवों से छुटकारा पाया और चला गया। इस बीच वायलेट लैंड्स की राजधानी शहर में कहीं और जू किंग परछाइयों में घूम रहा था। अपनी ऑरा का एक टुकड़ा भी प्रकट नहीं कर रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं जैसे वो आगे बढ़ रहा था। उसने टिंगयू और चेन फेयूंग से संपर्क नहीं करने का कारण ये था कि उसे डर था इससे और जटिलताएं पैदा हो सकती थीं। जू किंग जानता था उसके सिर पर कितना पैसा था और ये उससे नहीं छूटा था कि किसी ने इस पूरी चीज को एक जाल के रूप में स्थापित किया हो सकता था। इसके अलावा भले ही ये एक जाल था, यह शायद वास्तविक हत्या के लिए गौण था। यह तथ्य कि सुप्रीम यिन चोजन असिमुलेशन पिल फॉर्मूला गायब था दिखाता था कि एक बड़ी साजिश थी। अगर कोई मेरे पास आने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहा है तो यह शायद वायलेट लैंड्स का कोई व्यक्ति है। शायद मैं इसके बारे में ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन भले ही मुझे अपने गार्ड पर रहने की जरूरत है और किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जू किंग ने खुद को जहर पाउडर से धूल चटाई और सुनिश्चित किया कि उसकी ऑरा पूरी तरह से छिपी हुई थी। फिर अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने पहले ही हत्यारे को ट्रैक करने के लिए आवश्यक सुरागों की पहचान कर ली थी। मास्टर 7 की लाल जेड स्लिप ने अपराधी की विशेषताओं को समझाया था। ये विचार करते हुए कि हत्यारा एक ड्रूग्लूम था, इसे पकड़ना मुश्किल होने वाला था। कैप्टन ने कुछ सलाह दी थी, लेकिन जू किंग के पास पहले से ही अपने तरीके थे। कल्टीवेशन में मुटेजन का उपयोग करने वाली किसी भी चीज का पता उसकी छाया द्वारा लगाया जा सकता था। आखिर मुटेजन छाया के लिए भोजन था। वायलेट लैंड्स की राजधानी शहर एक ऐसी जगह थी जहां अच्छे लोग और खलनायक कंधे से कंधा मिलाकर रहते थे और बहुत सारे लोगों में तेज मुटेजन था। लेकिन जब आप फॉरबिडन सी की ऑरा को जोड़ते थे तो ये लक्ष्यों की सीमा को कम कर देता था। उसी की वजह से एक मामला जो अधिकांश लोगों के लिए मुश्किल होगा, जू किंग के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उसे बस अपनी छाया को कुछ प्रमुख सबूत प्रदान करने की जरूरत थी और वो आसानी से हत्यारे को ट्रैक कर सकता था। इससे भी अधिक जू किंग जानता था एल्केमी के दांव में अपने गुरु के कौशल को देखते हुए कोई रास्ता नहीं था कि वो कुछ सुराग नहीं छोड़ेगा। आखिर यहां तक कि जू किंग अपने घटिया कौशल के साथ अगर वो मारा जाता तो सुराग छोड़ सकता था। इसलिए जू किंग ने दूर से शव का निरीक्षण करने में समय लिया और जब वो कब्र के पत्थर के सामने दुखी हुआ तो उसने मिट्टी में अपनी इंद्रियां भी डाल दी। उसी की वजह से वो निश्चित रूप से जानता था कि उसके गुरु को 24 आवर रॉड डिस्पेलिंग पिल से जहर दिया गया था। ऐसी गोलियां वास्तव में एक लाभकारी प्रभाव डाल सकती थीं जब लंबे समय तक नियमित रूप से ली जाती थी, विशेष रूप से नश्वर लोगों पर। हालांकि एक असामान्य दुष्प्रभाव था। जो कोई भी ऐसी गोली का सेवन करता था फिर उसके बाद मर जाता था, वो तेज गति से सड़ने लगता था। असल में वे आमतौर पर 24 घंटों के भीतर एक कीचड़ में बदल जाते थे। यह एक अनोखे प्रकार की गोली थी जिसे ग्रैंडमास्टर बाई केवल तभी तैयार करता था जब उसके पास खाली समय होता था। हालांकि गोली के बारे में और भी कुछ था जो औसत लोगों को पता नहीं होता था। केवल ग्रैंडमास्टर बाई के छात्रों को ही पता होता था कि 24 आवर रॉड डिस्पेलिंग पिल्स में प्राथमिक घटक मेल्टसोल मिस्ट था। मेल्टसोल मिस्ट, जिसे हेवन क्लोजर्स इट्स आइज भी कहा जाता है, यह एक उत्परिवर्तित आत्मा पौधा है जो धुंधली स्थितियों में मौजूद है। इसका उपयोग आत्मा पर छोड़े गए निशानों को पिघलाने के लिए किया जा सकता है और इसका पता लगाना या निकालना बहुत मुश्किल है।
ये 24 आवर रॉड डिस्पेलिंग गोलियों में एक प्राथमिक घटक है। वो सुराग था जो ग्रैंडमास्टर बाई ने छोड़ा था। ये सब समझ में आता था। हत्यारे की आत्मा मेल्टसोल मिस्ट की एक छोटी सी मात्रा से संक्रमित थी और जू किंग ठीक से जानता था इसे कैसे पहचानना है। और इस प्रकार वो रात के माध्यम से तेजी से चला अपनी छाया का पीछा करते हुए 3 संभावित संदिग्धों की जांच करने के लिए। पहला एक इनमें रह रहा था। एक बार करीब आने पर जू किंग ने व्यक्तिगत रूप से उसकी ऑरा की जांच की, फिर तुरंत मुड़ा और चला गया। ये वो नहीं है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो दूसरे संभावित संदिग्ध की तरफ चल दिया। यह एक साधारण नागरिक के घर में रहता था और कोई कल्टिवेशन बेस फ्लक्चुएशंस या यहां तक कि मुटजन का कोई निशान नहीं छोड़ता था। हालांकि वे जू किंग की छाया द्वारा पता लगाने से बच नहीं सकते थे। पास आने पर जू किंग ने चलना बंद कर दिया। फिर उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी और वो निवास के अंदर घुस गया। एक बूढ़ा आदमी अंदर सो रहा था, लेकिन जैसे ही जू किंग अंदर आया उसने अपनी आंखें खोली। जू किंग को हैरानी से देखते हुए उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वो बोलता एक काला आयरन स्क्यूअर उसकी तरफ गूंजता हुआ आया। उस आदमी के शरीर में एक कंपन हुआ और हालांकि उसने कोई कल्टिवेशन बेस फ्लक्चुएशंस उत्सर्जित नहीं की, वो प्रोफाउंड रेडियंट स्टेट में प्रवेश कर चुका था। स्क्यूअर को चकमा देते हुए वो जू किंग के ठीक सामने प्रकट हो गया। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। मेरा डिस्गाइज सही था। चलो देखते हैं तुम कौन हो। जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले वो जू किंग के चेहरे की तरफ बढ़ा, जैसे उसने खुद को छुपाने के लिए इस्तेमाल की गई मैजिकल टेक्निक को दूर करना चाहता था। लेकिन फिर जू किंग की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी और बूढ़े आदमी का चेहरा गिर गया। तीव्र खतरे की भावना से अभिभूत वो पीछे की तरफ दौड़ा। वो बहुत धीमा चला। जू किंग अचानक शानदार शक्ति से गूंज उठा, जैसे वो अंदर से जल रहा था, और फिर उसका घुटना हवा के माध्यम से उड़ा। एक धमाका गूंजा, जैसे जू किंग का घुटना बूढ़े आदमी की छाती में जा लगा। ये खून और हड्डी के द्रव्यमान में ढह गई और इससे पहले कि बूढ़ा आदमी लड़ना शुरू करता, जू किंग ने कदम बढ़ाया और बैलिफायर जारी किया। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास आत्मा नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे के भाव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। उसने गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स का उपयोग किया। उस आदमी ने कांपते हुए ऊर्जा और खून के द्रव्यमान में बदल दिया, जिसे गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स ने अवशोषित कर लिया। जो बच गया था वो खाली त्वचा थी जो जमीन पर गिर गई। इससे जू किंग को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी छाया तुरंत बाहर निकली और खाली त्वचा पर फैल गई। फिर जू किंग को कुछ जानकारी भेजी। रास्ता दिखाओ, जू किंग ने कहा। उसने लड़ाई से किसी भी उतार चढ़ाव को छुपाने के लिए क्षेत्र में रखी वस्तुओं को इकट्ठा किया, फिर छाया के पीछे तेजी से चला। वो अच्छी तरह जानता था कि ग्रूग्लूम्स को वास्तव में मारना मुश्किल था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो उसे बार बार मारेगा, चाहे कितनी भी बार लगे। आखिर शहर से बाहर टेलीपोर्ट करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जू किंग को केवल एक बात का अफसोस था कि ग्रूग्लूम इतनी जल्दी मर गया था कि गोल्डन क्रो असिमिलेट्स मिरियड स्पिरिट्स केवल उसके सार का एक छोटा सा टुकड़ा लेने में कामयाब रहा था। मैं बहुत ज्यादा ग्रूग्लूम सार नहीं ले सका क्योंकि यह कितनी जल्दी मर गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीव्र भावनाएं किसी की आत्मा को हिला सकती हैं। एक बार यह भयभीत हो जाने के बाद यह बहुत आसान होगा। राजधानी शहर में कहीं और, जो क्लैन के नियंत्रण वाले जिले में, एक सोता हुआ नौकर अचानक अपनी आंखें खोलता है। बैठते हुए उसने कुछ गहरी सांसें ली और घबराहट में चारों ओर देखा। वो आदमी कौन था? न केवल वो मुझे ढूंढने में सक्षम था, बल्कि उसकी कल्टिवेशन बेस भयानक थी। उसने मुझे एक पल में कुचल दिया। मैं उस शरीर में लंबे समय से था और ये 3 फ्लेम युद्ध क्षमता जारी कर सकता था। दुर्भाग्य से प्राकृतिक सीमाओं के लिए धन्यवाद, मैं केवल खुद को पुनर्जीवित कर सकता हूं और नश्वर लोगों पर कब्जा कर सकता हूं। और नए शरीर के अभ्यस्त होने और उसकी क्षमता जारी करने में समय लगता है। नहीं तो यहां से निकलना बहुत आसान होता। धिक्कार है। ये मिशन आसान होना चाहिए था, लेकिन फिर उन्होंने टेलीपोर्टेशंस बंद कर दिए। खैर, वे चीजें हमेशा के लिए बंद नहीं रख सकते। हालांकि उन्होंने मेरे पीछे एक ग्रू कल्टिवेटर क्यों भेजा? नौकर की आंखें बुरी तरह चमक उठी, जैसे उसने चारों ओर देखा, फिर ठंडी हंसी हंसने लगा। ये सिर्फ एक छोटी सी हिचकी है। यह विशेष व्यक्ति जिसे मैंने पुनर्जन्म के लिए चिन्हित किया था, जो क्लैन का नौकर है, और अब मैं शाही महल में हूँ। जब तक वो आदमी जो क्लैन के किसी व्यक्ति के साथ काम नहीं कर रहा है, वह यहाँ आने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से मर जाएगा। अपने विश्वास के बावजूद वो पूरी रात सतर्क रहा। अगली सुबह जैसे सूरज की किरणें शाही महल में प्रवेश कर गईं,
एक निशान वाला मोटा आदमी जिसके पास ची कंडेंसेशन कल्टीवेशन बेस था ने नौकरों के कमरे का दरवाजा खोला। जब अन्य नौकरों ने वो निशान वाला चेहरा देखा, उनके चेहरे के भाव बदल गए और वे तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनमें से किसी ने भी धीमे चलने की हिम्मत नहीं की। ये निशान वाला आदमी जो क्लैन के नेताओं का एक भरोसेमंद सहायक था और उसका स्वभाव छोटा था। अतीत में उसने नौकरों को पीट पीट कर मार डाला था। नौकरों की जिंदगी ज्यादा कीमती नहीं थी और किसी को परवाह नहीं थी अगर वे मर गए। निशान वाले आदमी ने जमीन पर थूका, ठंडी सांस ली और फिर एक के बाद एक नौकर के पास से गुजरा जब तक वो उसके सामने नहीं था जिस पर ग्रूगलूम ने कब्जा कर लिया था। ग्रूगलूम नौकर घबराकर कांप उठा जैसे निशान वाले आदमी ने उसका माप लिया। फिर निशान वाले आदमी ने एक चाकू निकाला और उसे नौकर के दिल में घोंप दिया, इससे पहले कि वह उसके गले को काटता। ये इतनी जल्दी हुआ कि ग्रूगलूम नौकर अपनी आंखें चौड़ी करने और बहते खून को हैरानी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो स्तब्ध था और उसे कोई अंदाजा नहीं था क्या हो रहा था। इस बीच निशान वाले आदमी ने मुस्कुराया और फिर सभी हैरान नौकरों के सामने चाकू को अपने पेट में घोंपा और उसे चीर दिया। अपनी अंतड़ियों को बाहर निकालते हुए उसने उन्हें ग्रूगलूम के गले के चारों ओर लपेट दिया, उन्हें कस दिया और फुसफुसाया। मेरे मालिक और स्वामी ने मुझे नमस्ते कहने को कहा और ये बताने को कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आगे। ग्रूगलूम कल्टिवेटर की आंखें चौड़ी हो गईं जैसे वो मौत में फिसल गया। कुछ ही पलों बाद शहर के बाइक्लैन जिले में 7 या 8 भिखारी एक संकरी गली में दुबके हुए थे। उनमें से एक दुबला पतला युवक जिसके पूरे शरीर पर निशान थे ने अचानक अपनी आंखें खोली। सहज रूप से उसके हाथ उसके गले की तरफ बढ़े। आतंक से चमकती आंखों के साथ उसने चारों ओर देखा, फिर आराम किया और अपनी सांस को स्थिर करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उसके दिल के भीतर का खतरा ऐसा नहीं था जिसे वो आसानी से दूर कर सकता था। क्या हो रहा है? वो आदमी अभी ये युवक ग्रूगलूम कल्टिवेटर के अलावा कोई और नहीं था। ये तथ्य कि ज़ूकिंग ने उसकी पहली पहचान का पता लगा लिया था बहुत आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन वो जो क्लैन में अपनी दूसरी पहचान के बारे में बहुत आश्वस्त था। केवल उस कुल से गहराई से जुड़ा कोई व्यक्ति ही उस तक पहुंच पाने या यहां तक कि उसे पहचान पाने में सक्षम होना चाहिए था। उसने पहले से ही एक नई भागने की योजना बना ली थी जो उसे उस व्यक्ति पर हमला करने की अनुमति देगी जो उसका शिकार कर रहा था और उन्हें ग्रूगलूम्स की सच्ची भयानक प्रकृति दिखाएगी। उसके पास शहर के बाहर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल छिपा हुआ था, लेकिन इस समय वो इसका उपयोग करने के लिए इतना हताश नहीं था। वर्तमान स्थिति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती थी। अपने विश्लेषण के आधार पर शहर लगभग 3 दिनों के भीतर खोल दिया जाएगा या अधिक से अधिक 5 में। एक बार ऐसा होने पर कोई भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। चाहे वो गोल्ड को कल्टिवेटर हो या नासेंट सोल एक्सपर्ट, वे उसे एक बार मार सकते थे लेकिन फिर वो चला जाएगा। वो पहले भी ऐसी स्थितियों में रह चुका था। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों के बारे में कुछ अजीब था। उसका शिकार करने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी उसका पता लगाने में सक्षम था। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने उसकी दूसरी पहचान का सामना किया था वो भी अजीबोगरीब लग रहा था। इससे भी अधिक जिस तरह से उस आदमी ने अपनी अंतड़ियों को ग्रूगलूम के गले के चारों ओर लपेटा था और फिर वे अंतिम शब्द बोले थे, वो पूरी तरह से भयानक था। मेरे मालिक और स्वामी ने मुझे नमस्ते कहने को कहा और ये बताने को कि खेल अभी शुरू हुआ है। खेल अभी शुरू हुआ है, ग्रूगलूम ने बुदबुदाया। फिर वो कांप उठा। उसे लगा चीजें मुश्किल होने वाली थीं। ये नया प्रतिद्वंद्वी मजबूत था और स्पष्ट रूप से उसके पास कुछ बहुत ही अनोखी क्षमताएं थीं। मुझे आश्चर्य है, क्या मुझे उस शरीर को सक्रिय करना चाहिए? ग्रूगलूम कल्टिवेटर ने कुछ देर इस बारे में सोचा, फिर इसके खिलाफ फैसला किया। जिस शरीर का वो जिक्र कर रहा था वो शहर के बाहर स्थित था और वो इसे किसी भी समय सक्रिय कर सकता था। लेकिन उसने ऐसा करने की योजना केवल तभी बनाई थी जब वो वायलेट लैंड्स की राजधानी शहर छोड़ने के लिए तैयार था और कभी वापस नहीं आना चाहता था। वो ऐसा करने में हिचकिचा रहा था और अभी भी लॉकडाउन समाप्त होने तक छिपकर इंतजार करना चाहता था। शायद वो दूसरी बार सिर्फ एक संयोग था। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि आकाश उज्ज्वल हो रहा था। उसके आसपास दूसरे भिखारी जागने लगे थे। ग्रूगलूम खड़ा हुआ और गली छोड़ दी। अपने द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ वो सुस्त महसूस कर रहा था। हालांकि उसकी जन्मजात क्षमता प्रभावशाली थी। जब भी वो एक नए शरीर पर कब्जा करता था यह ऐसा था जैसे वो मेजबान का उपभोग करता था। कुछ मामलों में मेजबान वास्तव में एक शव था। वो उस मैगपाई के घोंसले पर कब्जा करने वाले कबूतर की तरह था। और शुरू में वो हमेशा कमजोर होता था,
केवल मेजबान शरीर को गर्म करने के बाद ही वो कुछ युद्ध क्षमता बहाल करने में सक्षम था। उसके पास पहले से ही एक मेजबान को अपनी जन्मजात क्षमता से भरने की क्षमता थी, लेकिन ये बहुत थका देने वाला था और इस प्रकार उसने शहर के बाहर शरीर के लिए सारी ऊर्जा बचा कर रखी। जैसे वो चलने में गति पकड़ने लगा, उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ गए। धिक्कार है, मैं आमतौर पर परछाइयों में छिपने वाला होता हूँ, उन लोगों का शिकार करता हूँ जो रोशनी में होते हैं। लेकिन इस बार भूमिकाएं उलट गई हैं। यह आदमी कौन है? मैंने कभी किसी ऐसे गुरु के बारे में नहीं सुना जो ऐसा कुछ कर सकता हो। वो दूसरे लोगों को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी और को नियंत्रित करने में ऊर्जा की रिहाई शामिल होगी। केवल एक अपवाद होगा, डिवाइन विल पोजेशन, लेकिन केवल नैसेंट सोल कल्टिवेटर ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। यह आदमी निश्चित रूप से नैसेंट सोल एक्सपर्ट नहीं है। मुझे सच में लग रहा है मैं एक गुरु के साथ काम कर रहा हूँ। जैसे उसने स्थिति का विश्लेषण किया, ग्रूग्लूम गली से बाहर चला गया, अपने गार्ड पर रहते हुए, और शहर के टेलीपोर्टेशन पोर्टल परिसर की दिशा में जा रहा था। उसकी वर्तमान योजना थी उस क्षेत्र में रहना और लॉकडाउन हटने तक इंतजार करना। इस बीच वो देखेगा कि क्या ये कष्टप्रद रूप से रहस्यमय व्यक्ति उसे फिर से ट्रैक करने में सक्षम था। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद ही उस गली से अचानक एक हाथ बाहर निकला जिसके पास से वो गुजर रहा था। हाथ ने उसके मुंह को दबा दिया और फिर उंगलियों ने उसके होठों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, उसके दांतों को अलग किया और उसके लिए आत्महत्या करने के लिए अपनी जीभ काटना असंभव बना दिया। ये जल्दी हुआ और हालांकि ग्रूग्लूम प्रतिक्रिया करने में सक्षम था, ये नया शरीर बहुत धीमा था। फिर उसने खुद को जबरदस्ती गली में खींचे जाते हुए महसूस किया। उसके मुंह से कराहने की आवाजें निकली, जैसे उसने अपने पीछा करने वाले की एक झलक पाने की उम्मीद में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। दुर्भाग्य से वो कुछ भी नहीं देख सका। फिर एक पल बाद उसे एक कमरे में खींच लिया गया और फर्श पर फेंक दिया गया। आखिरकार वो देख सका वह किससे निपट रहा था। ये वही मध्यम आयु वर्ग का कल्टिवेटर था जिसने पिछले दिन उसका पहला शरीर मारा था। उस आदमी की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी और उनमें देखने से ग्रूग्लूम कल्टिवेटर का दिल उसकी छाती में धड़कने लगा। अचानक उसने अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस किया और दर्द ने उसके चेहरे पर नसें उभार दी। टूटे हुए जबड़े के कारण वो आत्महत्या करने के लिए अपनी जीभ नहीं काट सकता था, और क्योंकि इस नए शरीर में उसके पास अभी तक कोई कल्टिवेशन बेस या युद्ध क्षमता नहीं थी, खुद को मारने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ग्रूग्लूम कराह रहा था, जू किंग ने अपना हाथ बढ़ाया और ग्रूग्लूम कल्टिवेटर पर कुछ जहर पाउडर बिखेरा। यह बहुत घातक जहर नहीं था, इसके बजाय यह एक मिश्रण था जो जू किंग ने तैयार किया था, जो शरीर को दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता था। पाउडर को ग्रूग्लूम पर गिरते और उसके शरीर में रिश्ते देखने के बाद जू किंग भावशून्यता से पहुंचा और उसकी उंगलियां तोड़ने लगा। पॉप पॉप, एक के बाद एक। दर्द ने ग्रूग्लूम को कांपा दिया और जहर ने इसे और भी बदतर बना दिया। यह उसके दिमाग में एक तूफान बन गया जो एक कान फाड़ देने वाली चीख के रूप में फूट पड़ा, और अपने टूटे हुए जबड़े के कारण उसकी चीख ने और भी अधिक दर्द पैदा किया। लेकिन वो खुद को रोक नहीं सका। जू किंग ने आवाज सुनी लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस काम करता रहा जब तक कि ग्रूग्लूम कल्टिवेटर का हाथ एक क्षत विक्षत गंदगी नहीं बन गया। फिर उसे सचेत रखने के लिए उसने एक औषधि गोली खिला दी। प्रक्रिया जारी रही क्योंकि हालांकि ग्रूग्लूम कल्टिवेटर चिल्लाया, उसकी आंखों में एक विशेष भावना नहीं थी जिससे जू किंग परिचित था, आतंक। शुरू से अंत तक वो चिल्लाता रहा और चिल्लाता रहा, लेकिन दर्द के बावजूद वो डरा नहीं था। नतीजतन जू किंग की आंखें और भी ठंडी हो गईं। अंततः ग्रूग्लूम का पूरा हाथ क्षत विक्षत हो गया, इसलिए जू किंग दूसरे हाथ पर चला गया, उंगलियों से शुरू करते हुए। उसके बाद उसने एक खंजर निकाला। ग्रूग्लूम की चीखें उस समय कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उसने फिर भी पैरों पर शुरू किया, मांस के 1 वर्ग इंच को भी अछूता नहीं छोड़ा। हर जगह खून था, लेकिन ग्रूग्लूम मरा नहीं था। जू किंग द्वारा उसे देते रहने वाली औषधि गोलियों के लिए धन्यवाद। पूरे समय सभी चीखों के बावजूद ग्रूग्लूम कल्टिवेटर की आंखें अवज्ञा और उकसावे से चमक रही थीं। अचानक ग्रूग्लूम ने डिवाइन विल के माध्यम से बात की। जानना चाहते हो मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? क्योंकि तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसने मेरे साथ ऐसा किया है और न ही आखिरी होगे। और मैंने बहुत पहले ध्वनि के माध्यम से दर्द को बाहर निकालने की क्षमता में महारत हासिल कर ली है। आवाज जू किंग से तब भी बात कर रही थी जब वो चिल्ला रहा था, लगभग जैसे वो 2 अलग अलग लोग थे। मैं जानता हूं कि तुम मुझे सच में मारने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम ग्रैंडमास्टर बाय का बदला लेने आए हो? जब वो बूढ़ा मरा, वो एक पत्र लिख रहा था। कौन जानता है, शायद ये तुम्हारे लिए एक पत्र था।
मैं नहीं जानता तुम मुझे कैसे ढूंढते रहते हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम जानना चाहते हो किसने मुझे काम पर रखा। तुम ये पता लगाना चाहते हो मास्टरमाइंड कौन है। खैर, मैं जानता हूं वो कौन है। और अगर तुम जानना चाहते हो, बहुत बुरी बात है। मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूं। उसकी आंखें खून से लाल थी। ग्रूगलूम चिल्लाता रहा, यानी जब तक जूकिंग ने उसे इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसका जबड़ा पूरी तरह से चूर चूर हो गया, जिससे चीखों का उसके शरीर से बाहर निकलना असंभव हो गया। लेकिन फिर ग्रूगलूम अपनी छाती में गहरे पागलों की तरह हंसने लगा। जानना चाहते हो मैंने बूढ़े को कैसे मारा? हाँ, मैंने मूल रूप से उस लड़की टिंग्यू पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, लेकिन वो ज्यादा मजेदार नहीं लग रहा था। तो अंदाजा लगाओ मैं अंततः किसके साथ गया। जू किंग ने अचानक चलना बंद कर दिया और ग्रूगलूम की तरफ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो भयानक उतार चढ़ाव के साथ स्पंदित हो रहा था। ग्रूगलूम कल्टिवेटर इससे हैरान था। वास्तविकता ये थी कि वो पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा था। हालांकि वो मरने से नहीं डरता था और यातना का आदी हो गया था। यह जू किंग की निर्दयता थी जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। यह विशेष रूप से सच था ये विचार करते हुए कि इस पूरे समय के दौरान जू किंग ने एक भी बात नहीं कही थी। यह ऐसा था जैसे उसे यातना के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था उसने ऐसा पहले भी किया था और इससे भी अधिक। वो कम होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। उदाहरण के लिए उसने कोई बड़ी रक्तवाहिकाएं नहीं काटी थीं। असल में ये सब ग्रूगलूम को इस निष्कर्ष पर ले गया कि यह व्यक्ति अतीत में अनगिनत बार ऐसा कर चुका था। वह एक मानसिक रोगी है, एक पतित। वो इस व्यक्ति को भड़काने और अपनी खुद की मौत को उकसाने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उसके पास जिस भी शरीर पर कब्जा था, उसकी मृत्यु का एक अंतर्निहित समय था। इस अवसर पर वो जल्दी मरना चाहता था। जू किंग की पीठ पर टोटम टैटू जीवित हो गया और काली लपटें एक गोल्डन क्रो के आकार में फूट पड़ी। यह जू किंग के दाहिने हाथ पर एकत्रित हुआ, जिसे उसने फिर ग्रूगलूम के माथे पर दबा दिया। विशाल शक्ति फूट पड़ी जिससे ग्रूगलूम कल्टिवेटर की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसका शरीर सूख गया। ऊर्जा और खून की विशाल मात्रा जू किंग की हथेली में बह गई और अस्थिर भावनाओं के लिए धन्यवाद पहले से अधिक एसेंस मिस्ट दिखाई दी। उस धुंध में ग्रूगलूम की एसेंस पावर थी। अपने शुरुआती सामना पर जू किंग ज्यादा एसेंस अवशोषित करने में सक्षम नहीं था, लेकिन इस बार यातना से उत्तेजित भावनाओं के लिए धन्यवाद गोल्डन क्रो बहुत कुछ लेने में सक्षम था। ग्रूगलूम के मरने से पहले आखिरी पल में जू किंग पहली बार चुपचाप बोला, ये खत्म नहीं हुआ है, जल्द ही फिर मिलेंगे। अब आगे। कमरा अब शांत था। उसके अंदर कोई चीख नहीं गूंज रही थी। जू किंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने उस अनोखे एसेंस को महसूस किया जिसे गोल्डन क्रो ने अवशोषित किया था। क्षमता का उपयोग करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था, लेकिन इसका उपयोग कम से कम अगले स्थान पर और भी तेजी से निशाना लगाने के लिए किया जा सकता था। मुझे यकीन है वो फिर से पुनर्जन्म लेने पर भयभीत होगा, लेकिन पर्याप्त रूप से भयभीत नहीं। मुझे शायद इसे मजबूत होने से पहले कुछ दर्जन बार मारने की जरूरत होगी। जू किंग ने अपनी आंखें खोली और अपनी छाया की तरफ देखा। छाया वर्तमान में खून के माध्यम से शव तक फैली हुई थी। कुछ सांसों का समय बीत जाने के बाद छाया वापस आ गई, फिर एक नई दिशा का पालन करने के लिए भावनाओं के स्पंदन भेजे। इसमें एक अनुरोध भी शामिल था, पीछा, मैं कुशल हूं, कैदी लाओ। सबसे हालिया हत्या के इतने लंबे समय तक चलने के 3 कारण थे। एक था कि जू किंग अपने दिल में निर्दयी क्रोध को दूर नहीं कर सकता था। दूसरा था कि गोल्डन क्रो को एसेंस अवशोषित करने के लिए समय चाहिए था। और तीसरा था कि छाया को दूसरे पक्ष की छाया का उपभोग करने के लिए समय चाहिए था, और इस तरह आगे कहां जाना है इसका एक ठोस निशाना मिल जाता था। इस बार जू किंग द्वारा अवशोषित एसेंस की मात्रा को देखते हुए छाया अब सटीकता के साथ पहचान सकती थी कि ग्रूगलूम कहां था। छाया के अनुरोध के जवाब में जू किंग ने सिर हिलाया। छाया ने तुरंत खुशी और उत्तेजना के उतार चढ़ाव जारी किए। चेहरे पर भावशून्यता के साथ जू किंग ने कमरा छोड़ दिया। बीते 2 दिनों में उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया ये भावना और मजबूत होती गई। ये देखते हुए कि वो वायलेट लैंड्स में कोई ध्यान नहीं चाहता था, वो अब और भी अधिक छिपकर रहने की कोशिश कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद शहर के पूर्वी द्वार के बाहर लोग शहर छोड़ने के लिए कतार में लगे थे। अधिकांश लोग कारवां में थे और वहां बहुत सारे कल्टिवेटर्स मौजूद थे। उनमें से एक था एक युवक अच्छे कपड़ों में। वह स्पष्ट रूप से एक औसत परिवार से नहीं आता था, लेकिन लाइन छोड़ने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं था। यह संकेत करता था कि वो बहुत प्रभावशाली खून के रिश्ते से नहीं था।
जैसे वो वहां कतार में खड़ा था, उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वो हाँफने लगा और चारों ओर छिपकर देखने लगा। ये युवक अब ग्रूगलूम था। वो अभी भी शहर के बाहर अपने शरीर को सक्रिय करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार ऐसा करने पर वो शहर में वापस नहीं आ पाएगा, और अगर उसका पीछा किया जा रहा था तो यह एक समस्या हो सकती थी। उसकी जन्मजात क्षमता केवल एक सीमित दायरे में काम करती थी। उसके लिए उच्च आबादी वाले स्थान सबसे आदर्श थे, इसलिए वो जब तक बिल्कुल जरूरी न हो शहर छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर अगर वो शरीर मारा जाना था तो यह उसके लिए तब से कहीं अधिक हानिकारक होगा जब उसने किसी पर कब्जा किया था। वो इस सबसे हालिया शरीर का उपयोग अपने पीछा करने वाले को खुले में लुभाने के लिए करना चाहता था, फिर वापस शहर में कूद जाना चाहता था। आखिर अगर यह शरीर मर गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये देखते हुए कि उससे लगातार 3 बार ट्रैक किया गया था, वो जानता था उसके पीछा करने वाले के पास उसे खोजने का एक तरीका था। वो तरीका क्या था वो नहीं जानता था, और इस प्रकार इससे बचाव नहीं कर सकता था। वो और अधिक बेचैन महसूस कर रहा था, विशेष रूप से उसके पीछा करने वाले के अंतिम शब्दों के कारण। उन शब्दों ने उसे उसके मूल तक ठंडा कर दिया था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस सबसे हालिया पुनर्जन्म के बाद उसे लगा जैसे उसने कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण खो दिया था। बदले में इसने उसके भीतर घातक संकट की अनुभूति पैदा कर दी। यह आदमी पतित है। हालांकि मैं यकीन करने से इनकार करता हूं कि मैं जो कुछ भी करने में सक्षम हूं उसे देखते हुए वह सच में मुझ पर भारी पड़ सकता है। ये देखते हुए कि वो कितना विचलित था, उसने ध्यान नहीं दिया कि गेट पर सिटी गार्ड्स में से एक की डाली गई छाया के भीतर एक आंख थी। जैसे ग्रूगलूम गेट के करीब पहुंचा, एक मच्छर उड़कर आया और चुपचाप उसकी गर्दन पर जा लगा। ग्रूगलूम ने तब भी ध्यान नहीं दिया जब मच्छर ने अपनी सूंड उसकी त्वचा में डाल दी। एक पल बाद एक आवाज डिवाइन विल के माध्यम से उसके कानों तक पहुंची। मेरे मालिक और स्वामी ने मुझे नमस्ते कहने को कहा। फिर मच्छर विस्फोटित हो गया। छोटे काले बीटल्स का एक समूह अंदर से फूट पड़ा। वे तुरंत ग्रूगलूम कल्टिवेटर में घुस गए। ग्रूगलूम कल्टिवेटर का नया शरीर कांप उठा और उसने एक दयनीय चीख निकाली। भीड़ में घबराए हुए लोग उससे दूर चले गए, जैसे वो धमाके के साथ जमीन पर गिर गया, फिर खून के एक पूल में पिघल गया। एक पल बाद सिटी गार्ड्स में से एक कांप उठा, अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उन्हें एक अलग व्यक्ति के रूप में खोला। अराजकता का फायदा उठाते हुए वो तुरंत शहर से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन फिर उसे अचानक हिलने में असमर्थता महसूस हुई। अविश्वास से चमकती आंखों के साथ उसने खुद को नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ था। असल में उसने एक विचित्र आवाज में बात करना भी शुरू कर दिया। आहा, मैंने कर दिया, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। गार्ड धीरे धीरे मुड़ा, मुस्कुराया और दूसरे गार्ड्स में से एक को नमस्ते कहा, फिर जल्दी से चला गया। जैसे वो जल्दी से जा रहा था, पास के सभी गार्ड्स की छाया से आंखें निकली, उड़ गईं और चलते गार्ड की छाया में गायब हो गईं। आश्चर्यजनक रूप से सभी गार्ड्स के पास छाया आंखें थीं और बस ग्रूगलूम का चेहरा दिखाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रूगलूम ने गलत अनुमान लगाया था और जू किंग की छाया का शिकार हो गया। ग्रूगलूम की आंखें अब पूरी तरह से आतंक से भरी हुई थीं। अपने जीवन में कभी भी उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था और उसकी भावनाएं इतनी अस्थिर थीं कि उसे लगा वो ढह सकता है। इस क्षण तक वो अच्छी तरह से और सच में डरा हुआ था। वह अंततः एक ऐसे ग्रू से टकरा गया था जो वास्तव में खुद से भी अधिक भयानक था। और इस प्रकार प्रसन्न छाया ने सिटी गार्ड को सड़क पर उछलते हुए भेज दिया, इससे पहले कि वो अंततः एक गली में मुड़ता और एक परित्यक्त घर में प्रवेश करता। वायलेट लैंड्स की राजधानी शहर में बहुत सारे परित्यक्त घर थे और उनमें शव मिलना असामान्य नहीं था। घर में प्रवेश करने पर ग्रूगलूम ने जू किंग को वहां बैठे शांति से प्रतीक्षा करते देखा। जू किंग को देखने के बाद ग्रूगलूम जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, फिर बार बार अपने चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। उसे नजरअंदाज करते हुए जू किंग ने दरवाजे की तरफ देखा। चूंकि तुम यहाँ हो, अंदर आ जाओ। छाया ने ग्रूगलूम को थप्पड़ मारने से एक पल के लिए रोक दिया, फिर से शुरू किया। इस बीच दरवाजे के बाहर की हवा में लहरें उठी, जैसे एक युवक प्रकट हुआ। उसने एक खूबसूरत वस्त्र पहना था, साथ ही एक जेड पेंडेंट जो नर्म रोशनी से चमक रहा था। वो सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थीं। वो और कोई नहीं था, चैन फयून। जू किंग ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब ऑरा महसूस की। उसके कल्टीवेशन बेस के उतार चढ़ाव बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन जू किंग को फिर भी उससे खतरे का एहसास हुआ। उसी समय उसकी ऑरा अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रही थी। यह एक कारण था कि यहाँ तक कि जू किंग की छाया ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था।
चेन फयूंग घर में आया, बैठ गया और ग्रूग्लूम कल्टीवेटर को खुद को थप्पड़ मारते देखा। तब ज़ूकिंग को एहसास हुआ क्या हो रहा था। चेन फयूंग केवल ची कंडेंसेशन स्तर में था, फिर भी उसका खून प्राचीन समय की अनुभूति कराता था। यह ऐसा था जैसे उसके भीतर कोई वस्तु समाहित थी। क्या तुम एक जीवित खजाना बन गए? ज़ूकिंग ने पूछा। नहीं, एक जीवित खजाना नहीं, चेन फयूंग ने जवाब दिया। वायलेट लैंड्स में 8 कुलों में से प्रत्येक के सीधे खून के रिश्ते के सदस्य अपने कुल के एकमात्र जादुई खजाने के साथ एक सहजीवी संबंध बना सकते हैं। जब मैं पिछली बार घर लौटा था, मैंने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह एक कारण है कि वायलेट लैंड्स में कुल प्रमुखों के पास इतनी अद्भुत युद्धक क्षमता है। हालांकि हमारी कल्टीवेशन महत्वपूर्ण है, साथ ही हमारा कल्टीवेशन बेस, हमारा खून और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही अजीबोगरीब कल्टीवेशन विधि है, ज़ूकिंग ने धीरे से कहा। सॉवरन किंगडम ऑफ वायलेट एंड सायान का शाही कुल बहुत ही अजीबोगरीब था। यह उनकी जन्मजात क्षमता थी। वे किसी भी जादुई खजाने के साथ सहजीवी संबंध बनाने में सक्षम थे। बाद में 8 कुलों ने वह क्षमता उनसे चुरा ली। फिर हमारे अलगावादी और अंतःप्रजनन के लिए धन्यवाद, वह जन्मजात क्षमता अंततः हमारे खून में फिर से प्रकट हुई। चेन फयूंग ने कंधे उचकाए। ज़ूकिंग की तरफ देखते हुए उसने जारी रखा। 7 ब्लड आइज में तुम्हारी प्रमुखता की ओर बढ़ने पर बधाई हो। तुम बहुत बदल गए हो, ज़ूकिंग ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। जिस चेन फयूंग को वो याद करता था वो ऐसा नहीं था। सच कहूं तो वो दिनों से जानता था कि कोई उसे देख रहा था, उसका पीछा कर रहा था, लेकिन आज तक उसे यकीन नहीं था कि वो कौन था। इसका कुछ हिस्सा बड़ा होना है, कुछ हिस्सा गुरु के प्रभाव के कारण है, और कुछ हिस्सा जादुई खजाने के कारण है। चेन फयूंग ने सिर हिलाया। इसके अलावा तुम भी बहुत बदल गए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्कैवेंजर बेस कैंप का वह कमजोर बच्चा 7 ब्लड आइज के एशेलॉन में समाप्त हो जाएगा। चेन फयूंग ने वापस ग्रूग्लूम की तरफ देखा, जो खुद को थप्पड़ मार रहा था, और उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर गईं। क्या ये वही है? ज़ूकिंग ने सिर हिलाया। हाँ, कम से कम उसके शरीरों में से एक। मैं उस आखिरी जगह पर गया जहां तुम गए थे। वहां बहुत खून था। इस बार मुझे एक मौका दो। उसकी आंखें निर्दयी पागलपन, साथ ही गहरी नफरत से भर गईं। ज़ूकिंग ने सिर हिलाया, खड़ा हो गया और बाहर चला गया। उसकी छाया उसके साथ आई, और जैसे ही छाया ने ग्रूग्लूम को मुक्त किया, घर में कान फाड़ देने वाली चीखें और पीड़ा की कर्कश आवाजें गूंजने लगीं। वे केवल उस समय तक चले जितना एक इंसेंस स्टिक को जलने में लगता है। यातना का स्तर उसके करीब नहीं आया जो ज़ूकिंग ने जारी किया था। अंततः चेन फयूंग बाहर चला गया, अभी भी कांप रहा था और अभी भी पागलपन से भरा हुआ था। उसकी आंखें खून से लाल थीं जैसे वो ज़ूकिंग के बगल में रुका और एक गहरी सांस ली। टिंग्यू को यकीन था तुम आओगे। मैंने उससे कहा तुम नहीं आओगे। ज़ूकिंग, वायलेट लैंड्स के महान कुलों को कोई अंदाजा नहीं है कि तुम यहाँ हो। मैंने सुनिश्चित किया कि उन्हें पता न चले। अभी के लिए मैं जो कर सकता हूँ उसकी सीमाएं हैं। मैं शहर को बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रख सकता। गुरु की मौत का बदला लो और फिर यहाँ से निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। महान कुलों में कुछ बुरे लोग हैं जो मौत से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। कुछ भी। उनके लिए वह सी ज़ॉम्बी का इनाम बहुत आकर्षक है। तुम अब अपने दम पर हो, ज़ूकिंग। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चेन फयूंग चला गया। ज़ूकिंग चेन फयूंग पर ग्रैंड मास्टर बाय की थोड़ी सी झलक महसूस कर सकता था और बता सकता था कि वो वायलेट लैंड्स से कितनी नफरत करता था, लेकिन साथ ही उन्हें बदलना चाहता था। अपना ख्याल रखना एल्डर ब्रदर, उसने कहा। चेन फयूंग ने चलना बंद कर दिया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक पल बीता और वो फिर से चलने लगा, प्रत्येक कदम के साथ और अधिक दृढ़ दिख रहा था। अंत में वो गायब हो गया। अब आगे क्या होगा? चेन फयूंग ने ज़ूकिंग से मुलाकात की और उसे बताया कि उसने शहर को बंद रखा है ताकि कुलों को ज़ूकिंग के आने का पता न चले। लेकिन वो शहर को बहुत लंबे समय तक बंद नहीं रख सकता, इसलिए ज़ूकिंग को जल्दी से बदला लेना होगा और निकल जाना होगा। चेन फयूंग अब अपने कुल के जादुई खजाने के साथ सहजीवी संबंध में है जो उसे असाधारण क्षमताएं देता है, लेकिन वो अभी भी ची कंडेंसेशन स्तर में है। उसने अपने ही अटेंडेंट्स को मरवा दिया क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ टिंग्यू और ज़ूकिंग पर। ग्रूग्लूम अब ज़ूकिंग की छाया के नियंत्रण में है और पूरी तरह से डरा हुआ है। ज़ूकिंग अब ग्रूग्लूम को अपने पास रखेगा ताकि उससे और अधिक जानकारी निकाल सके और शायद उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है?
जिसने ग्रुगलूम को काम पर रखा था, और सुप्रीम यिन चोजन असिमुलेशन पिल फॉर्मूला जो ग्रैंड मास्टर बाई के पास थी वो कहाँ है। जू किंग को अब और भी जल्दी काम करना होगा क्योंकि शहर जल्द ही खुल जाएगा और तब कुलो को पता चल जाएगा कि वो यहाँ है और सी ज़ॉम्बी का